नमस्कार दोस्तों। मैं आज आप लोगों के लिए देखो एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें स्टूडेंट को अधिकतर प्रॉब्लम रहती है। टॉपिक है अपना, जितने भी अपने पास टोटल चैप्टर है 10th क्लास में, समथिंग 15 चैप्टर है अपने पास। उन 15 चैप्टर का अपन इस एक ही वीडियो में पूरा एनालिसिस करेंगे। तो आपके लिए ये पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि आपको पूरे ऑल चैप्टर का कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला एक साथ देखने को मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूले की बात करूंगा ऑल चैप्टर के लिए, ठीक है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो इसमें अपन कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। देखो रियल नंबर जो है अपना पास फर्स्ट चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है दोस्तों? फर्स्ट चैप्टर है। देखिए सबसे पहले इसमें अपन फर्स्ट लीमा की बात करते हैं। लीमा, देखो लीमा का आपको मालूम होना चाहिए। इसमें लीमा क्या है अपने पास? देखो अपने पास यूक्लिड डिवीजन लीमा होता है। क्या होता है? यूक्लिड डिवीजन लीमा होता है। यूक्लिड डिवीजन लीमा, क्लियर है? यूक्लिड डिवीजन लीमा। यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या होता है वो देखो दोस्त। यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या होता है, देखो आप लोगों, इससे पहले मैं इतना सा समझाना चाहूंगा आपको। जैसे मान लीजिए आपको पता है ना कि यहाँ पर जो होता है अपने पास, ऐसे अपन डिवाइड करते हैं, ऐसे डिवाइड करते हैं अपन। यहाँ पर जो लिखते हैं अपन वो अपने पास डिविडेंट होता है। क्या होता है? डिविडेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर अपन लिखते हैं वो डिवाइजर होता है अपने पास। वो क्या होता है? अपना डिवाइजर होता है। यहाँ पर जो भी आता है अपने पास वो क्वोशंट होता है। और यहाँ पर जो अपने पास यहाँ आता है उसको अपन रिमाइंडर बोलते हैं, जिसे आर से डी नोट कर सकते हैं अपन। क्लियर है? तो देखिए कहने का मतलब ये है, जो डिविडेंट है, डिविडेंट है, डिविडेंट इज इक्वल टू होता है डिवाइजर, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये जो अपने पास ये लीमा है इसको यूक्लिड डिवीजन लीमा बोला जाता है। इसकी हेल्प से अपन एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ पर क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। देखो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, मैं एक एग्जांपल लेके देख बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर मान लीजिए अपने पास जैसे एक है अपने पास 40 है, और एक नंबर ले लेते हैं अपन, सपोज 24 है। अब इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो इसमें देखा जाता है कि आपके डिविडेंट और डिवाइजर में क्या रिलेशन होता है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि डिविडेंट जो है वही होगा। डिविडेंट किसे बोलते हैं? वो हमेशा ग्रेटर रहेगा किससे? डिवाइजर से। डिवाइजर से क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर बड़ा 40 है 24 से, तो यहाँ पर डिवाइजर अपने पास 24 हो गया और 40 हो गया। तो इसको ऐसे करेंगे 24 डिवाइड बाई 40, डिवाइड बाई 40 अपन कर लेंगे। अब डिवाइड करेंगे वन टाइम, वन टाइम करेंगे अपन तो 24 आएगा, ठीक है। देखो यहाँ शेष अपने पास रिमाइंडर में क्या रह जाएगा? देखो 10 में से 4 जाएगा तो 1 रह गया, 6 रह गया। यहाँ पर रह गया 16 आ गया अपने पास। अब 16 अपने पास यहाँ पर क्या आ गया दोस्त? रिमाइंडर आ गया। अब जब तक अपन को डिवाइड करना है तब तक रिमाइंडर जो आ रहा है ना वो डिवाइजर से छोटा है। रिमाइंडर क्या होता है? वो छोटा होता है किससे? डिवाइजर से। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रहे। रिमाइंडर क्या होता है? डिवाइजर से छोटा। देखो ये अपने पास डिवाइजर से छोटा आ गया, तो अब अपन 16 से डिवाइड करेंगे 24 को, ठीक है। 24 डिवाइड करेंगे तो अपने पास देखो कितनी टाइम हो जाएगा। देखो वन टाइम होगा 16। फिर अपने पास रिमाइंडर देखो कितना आ गया, यहाँ 14 में 6 जाएगा तो अपने पास 8 आ जाएगा। 14 में 6 जाएगा 8। अब इधर 0 आ गया। अब देखो अब वापस फिर अब किससे देंगे? 16 से देंगे। 16 में कितने टाइम जाता है? 2 टाइम जाता है और 16 आ जाता है रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है और जिससे डिवाइड करा वो डिवाइजर अपने पास क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये और ये तो कुछ मिल ही नहीं रहा। तो देखो इसको क्या करा जाता है, थोड़ा बहुत ऐसे लिखा जाता है। देखो इनको रिलेशन में ऐसे लिखा जाता है। देखो इसमें देखो फर्स्ट, फर्स्ट में देखो अपन ने 40 को डिवाइड करा तो डिविडेंट ही हो गया, इक्वल टू डिवाइजर 24, क्वोशंट आया 1 प्लस रिमाइंडर आ गया अपने पास कितना? 16। देखो यहाँ पर ऐसे लिख दिया। फिर सेकंड में अपन ने लिखा, देखो अब अपने पास यहाँ पे डिविडेंट हो गया 24 और अपन ने डिवाइड किया 16 से, और कितनी टाइम हुआ? 1 टाइम। और रिमाइंडर में कितना बचा अपने पास? 0.8 बचा। फिर अपन ने क्या लिया? अब 16 को क्या कर दिया यहाँ पर, थर्ड में 16 को डिविडेंट लिया, तो और फिर अपन ने 8 से डिवाइड करा 2 टाइम और रिमाइंडर 0। जब ये रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये जो डिवाइजर है वो अपना पास एचसीएफ होता है। तो यूक्लिड डिवीजन लीमा ये होता है। क्लियर है? अब अपन आगे बात करते हैं। देखिए
अब अपने पास इसमें देखो कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जैसे √2 है, √3 है, जो प्राइम नंबर है ना रूट के अंदर, उनको आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो इस वीडियो में अपन पूरे टोटल क्वेश्चन तो नहीं करेंगे, बेसिक्स बताऊंगा, लेकिन इसमें आपको क्या होता है कि आपको इसको है ना इसका कॉन्ट्राडिक्ट लेके सोल्व करना है। इसका कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब इसका अपोजिट लेना है। ये बोल रहा है ये इरेशनल नंबर है, आपको प्रूव करना है, तो आपको इसको रैशनल लेके पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। जैसे ए अपॉन बी रैशनल हो गया ना, ए और बी यहाँ पर को प्राइम होता है, इस तरीके से करना है। फिर आपके 1.4 जो होती है उसमें आपके क्या होता है दोस्तों, उसमें आपके टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का नाम आता है। तो टर्मिनेटिंग की अपन बात कर लेते हैं। टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग की अपन बात करें, टर्मिनेटिंग डेसिमल की, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है दोस्तों, अपने पास यहाँ पर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए डेसिमल के बाद में। तो यहाँ पर कभी भी कोई सी क्वेश्चन को विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड से अपन उसको इसमें कैसे चेंज कर सके, किसमें दोस्तों, डेसिमल में। जैसे मान लीजिए तो वो तभी कर सकते हैं, अपने पास ये ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो डिनोमिनेटर की जो फॉर्म है ना, डिनोमिनेटर की फॉर्म आपकी किस में आनी चाहिए, आपका डिनोमिनेटर फॉर्म आनी चाहिए 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, और ऊपर आपके कुछ भी नंबर आ सकता है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन इस फॉर्म की अगर डिनोमिनेटर ऐसा आ रहा है 2 और 5 के, अदरवाइज कुछ भी नहीं आ रहा, तो आपके जो वो है अपने पास कैसा होगा, डेसिमल कैसा हो जाएगा, डेसिमल टर्मिनेटिंग हो जाएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो आप उस विदाउट लॉन्ग डिवीजन के उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। अपन आगे बात करते हैं। हम देखिए अब अपन आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। पोलिनोमियल अपने पास चैप्टर है, सेकंड चैप्टर की अपन बात करते हैं, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल तो पहले देखो पोलिनोमियल है, अपन इसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखिए पोलिनोमियल आपको मालूम होना चाहिए पोलिनोमियल क्या होता है, जिसमें मेनी टर्म होती है, बट ये भी होना चाहिए जो उसमें वेरिएबल आ रहा है, उस वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर जो है क्या होनी चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अगर होल नंबर है तभी वो क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल। अब अपन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करते हैं, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं अपन। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसमें जो वेयर ए इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ये होता है अपने पास, क्लियर है। अब इसमें जो अपने पास देखो, अब इनके x और x की जब इसको सोल्व करेंगे तो x की, क्योंकि डिग्री जितनी डिग्री होती है ना दोस्तों, सॉरी, जितनी डिग्री होती है उतने इसके सॉल्यूशन होते हैं, मतलब इतने x की वैल्यू होगी। जो x की वैल्यू होती है उन्हें जीरोज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उनको जीरोज बोला जाता है। तो यहाँ पर डिग्री 2 है तो 2 जीरोज होगा, तो एक अल्फा एंड एक बीटा अपन लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इनके जीरोज और इनके जो कोफिशिएंट है, जैसे एक्स स्क्वायर का बी है, एक्स का सी बी, एक्स का बी है और सी कांस्टेंट, तो इनमें जो रिलेशन होता है वो रिलेशन, दो रिलेशन होते हैं, तो अपन वन बाई वन पढ़ते हैं। पहला रिलेशन देखते हैं अपन। जो पहला रिलेशन होता है वो होता है देखो, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अपने पास होता है माइनस कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन होगा कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू हो गया अपने पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जीरोज अपन ने अल्फा ले लिया, एक बीटा ले लिया, तो इनका सम करेंगे इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर देखो बी है, तो ये बी लिखेंगे अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, तो इसके मैथमेटिकल में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन। ये फॉर्मूला भी अपन अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर है ये फॉर्मूला, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन प्रोडक्ट। देखिए अब प्रोडक्ट की बात करते हैं। देखिए अब बात करते हैं अपन प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देख प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन हो जाएगा अपने पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब एक तो अल्फा है अपने पास, एक बीटा है, और इनका प्रोडक्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपने पास। देखो अपने पास जो क्वाड्रेटिक पोलीमोल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे सी है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे ए है, तो ये प्रोडक्ट, तो ये दो रिलेशन होते हैं, इनको वेरीफाई करना होता है अपन को, इनको वेरीफाई करना होता है, क्लियर है।
अब इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। हाँ, अब देखिए इसमें आपके जो अभी जो सिलेबस है अभी का वो इसमें इतना ही है। बस एक चीज हो रहा है कि आपको सम ऑफ जीरोस दे देगा और एक दे देगा आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जब सम ऑफ जीरोस देता है तो मान लीजिए सम ऑफ जीरोस आपको दे रखा है गिवन में और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, तो आपको बोलता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करिए। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला होता है देखो, के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा कर देते हैं एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूला होता है। और वेर अपन बोल सकते हैं कि एक रियल नंबर होता है। कि क्या होता है यहाँ पर रियल नंबर होता है। क्लियर है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया और उसमें एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स, तो इससे अपन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाल सकते हैं। अपन नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं अब, चैप्टर नंबर 3 की। देखो चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। अपन को पता है चैप्टर नंबर 3 जो है अपने पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। तो वहां पर पेयर की बात हो रही है, तो अपन पहले पेयर पेयर से मालूम होना चाहिए। पेयर का मतलब होता है जिसमें दो चीज हो, मतलब जोड़े में होना चाहिए। वो देखो अपने पास जो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ये है अपने पास। ठीक है, ये चैप्टर नंबर अपने पास 3 है। इसकी बात करते हैं अपन। देखो पेयर की बात कर रहा है तो दो होने चाहिए। लीनियर इक्वेशन है अपने पास जिनमें लीनियर इक्वेशन होती है वेरिएबल की पावर एक होनी चाहिए, और टू वेरिएबल का मतलब उसमें दो वेरिएबल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। अब देखो यहाँ पर पेयर की बात कर रही है तो दो इक्वेशन होगी, तो फर्स्ट ये मान लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये इक्वेशन आपको सेम दिख रही होगी, लेकिन इनके जो वेरिएबल है सेम रहते हैं, बस इनके कांस्टेंट जो इनके कोफिशिएंट होते हैं चेंज होते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन है तो इनको 1 1 दे दो, b1 हो गया c1 हो गया, ऐसे a2 b2 c2, तो ये दो अपने पास इक्वेशन हो गई। अब इन इक्वेशन में अपने पास रिलेशन मैंने बता रखे हैं, मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है इनका, मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हो भाई। किसमें तो अपने पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, मेनी सॉल्यूशन होंगे। क्लियर है, और कांस्टेंट कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सारा मैंने वहां पे बता रखा है। इसको मैंने बता रखा है भी कौन कौन से मेथड से इसको अपन सोल्व करते हैं, कौन से मेथड से नहीं करते हैं। ठीक है ना, तीन मेथड मैंने, दो मेथड बताए, एक तो ज्योमेट्रिकल मेथड है, और एक मतलब ग्राफिकल, और एक है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक तीन टाइप के होते हैं अपने पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये मैंने उसमें बता रखा है। क्लियर है, अपन नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 4 की। देखो देखो चैप्टर नंबर 4 की अपन बात करते हैं। चैप्टर नंबर 4 है, अपने नाम है उसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास चैप्टर है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म अपन लिखते हैं पहले, सबसे पहले हर स्टैंडर्ड फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। वहाँ पोलिनोमियल में इक्वल में कुछ भी नहीं आता है, यहाँ पर इक्वल में कुछ आते हुए इक्वेशन बन जाती है, और डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और वेयर अपने पास ये होना चाहिए, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू अपने पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए यहाँ पे। क्लियर है, इसके बाद बात करते हैं अपन, इसके बाद में अपन बात करते हैं। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन नॉर्मली तीन टाइप से सोल्व कर सकते हैं, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, और ये थर्ड टाइप। तीन मेथड होते हैं अपने पास। फर्स्ट मेथड होता है कौन सा, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। दूसरा अपने पास परफेक्ट स्क्वायर मेथड होता है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड होता है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। और इसके बाद में थर्ड जो होता है अपने पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोल दो उसको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अपन बोल सकते हैं, या फिर श्रीधराचार्य मेथड भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, ये होता है। तो फैक्टराइजेशन मेथड अपन मिडल, जो मिडल मेथड होता है ना, मिडल टर्म के दो पार्ट करते हैं अपन, उससे करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर जब अपन सोल्व करते हैं, जिसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड आता है, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑटोमेटिक जनरेट होता है। जब परफेक्ट स्क्वायर मेथड का अगर अपन इसको सोल्व करते हैं ना, तो जैसे ये जनरल फॉर्म लेके इसके स्टैंडर्ड फॉर्म लेके करते हैं, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वहां से जनरेट हो जाता है। तो क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला होता है, एक्स इज इक्वल टू अपने पास माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में होता है 2a। अब देखो जो x है, जो x की वैल्यू आ रही है, उनको अपन रूट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पर, रूट्स बोलेंगे। तो ये अपने पास डिग्री 2 है तो दो रूट्स आएंगे अपने पास, तो यहाँ पर प्लस माइनस मैंने लगा रखा है। क्लियर है,
तो यहाँ पर जो भी x की वैल्यू आती है उनको रूट्स बोला जाता है। अब रूट्स आ रहे हैं तो रूट्स में भी कुछ ना कुछ रिलेशन होंगे, वो आप लोग जानते हो। तो रिलेशन अपने पास, तो इनके नेचर है भाई, किस किस टाइप के नेचर होते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स अपने पास बात करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स की। अब देखो नेचर ऑफ रूट से बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, d इज इक्वल टू अपने पास एक फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। अब ये डिसाइड करता है कि आपकी जो इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक वाली, उसके जो रूट्स है वो एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो वो तब एग्जिस्ट करेंगे जब आपकी जो ये d की वैल्यू है ना, वो ग्रेटर होनी चाहिए किससे, जीरो से, ग्रेटर या इक्वल होनी चाहिए, मतलब लेस देन नहीं होना चाहिए। d की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, जब तक नेगेटिव नहीं है तब तक रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। अगर अपने पास d की वैल्यू जो है अगर लेस देन आ जाती है जीरो, तो फिर यहाँ पर रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्लियर है। तो अब नेचर ऑफ रूट्स, तो तीन टाइप के नेचर होते हैं, तीनों टाइप में बता देता हूँ। अब तीन टाइप कौन कौन से होते हैं, तीन टाइप के नेचर होते हैं। देखो फर्स्ट नेचर होता है अगर d की वैल्यू मान लीजिए जीरो से ग्रेटर है। एक होता है अगर मान लीजिए d की वैल्यू जीरो हो गई, अगर मान लीजिए d की वैल्यू जीरो से छोटी मतलब नेगेटिव पे जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे नंबर वन पे जो लिखा है d ग्रेटर देन जीरो है, इस कंडीशन में जो अपने पास रूट्स होते हैं, किसकी बात कर रहे हैं अपन, रूट्स की बात कर रहे हैं। जो रूट्स होंगे अपने पास वो रियल होंगे दोस्तों। कैसे होंगे, रियल होंगे एक तो, और एक दूसरी बात होंगे डिफरेंट होंगे। कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। मतलब x की वैल्यू जैसे 2 है तो दूसरे x की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है। अगर d की वैल्यू जीरो आती है तो अपने पास जो रूट्स है वो रियल तो होंगे, वो रियल तो होंगे, बट कैसे होंगे, बट अपने पास सेम होंगे, मतलब इक्वल होंगे। इक्वल का मतलब x की वैल्यू जिससे 2 आ रही है तो दूसरा रूट्स भी 2 ही होगा अपने पास। और d की वैल्यू अगर ये आ जाती है तो अपन को पता है रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और इस कंडीशन में अपने पास जो रूट्स आते हैं वो इमेजिनरी नंबर में आते हैं। कैसे आते हैं दोस्तों, इमेजिनरी, कहने का मतलब रूट के अंदर माइनस आ जाता है। रूट के अंदर क्या आ जाता है, माइनस। जैसे -1 आ गया तो इसका मतलब होता है आयोटा, ऐसा आ जाता है। ठीक है ना। तो जिसकी वैल्यू अपने को मालूम ही नहीं होता है। ठीक है ना। इमेजिनरी नंबर का मतलब अपन ने यहाँ पे इमेजिन किया है कि भाई ये नंबर अपन बोल सकते हैं, इसको आयोटा बोल सकते हैं, क्योंकि उसको अपन सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अपने पास √-1 की वैल्यू है ही नहीं। क्लियर है। अब अपन आगे बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, चैप्टर नंबर 5। देखो चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 5 अपने पास है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, जिसका नाम है एपी, अपन शॉर्ट में बोल सकते हैं। चैप्टर नंबर अपन 5 की बात कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 की बात अपन कर रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है अपने पास। अब इसमें पहले सबसे पहले अपन स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे अपन। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने से पहले देखो A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, डॉट 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 ऐसे चलता है, अपने पास AN होता है। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जो सभी देते हैं, बेसिक सा एग्जांपल है। जैसे आपको पता है ना, जो अपने सीढ़ियाँ होती है, जैसे अब छत पे वगैरह पे जाना होता है तो सीढ़ियाँ होती है ना, उनकी सेम हाइट होती है। जैसे अपन एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो फिर जो जो दूसरी सीढ़ी आएगी ना, उसकी जो डिस्टेंस रहेगी ना पहले वाली के सेम रहती है। अगर कभी कम ज्यादा होती है तो अपन गिरने के चांस बन जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है, एक नंबर आ गया, जैसे मान लीजिए फर्स्ट नंबर अपन ने कुछ भी ले लिया, तो अब जो भी नेक्स्ट जो टर्म आएगी उनमें जो टर्म आ रही है ना, उनमें जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा। मतलब जैसे फर्स्ट अपन ने 2 ले लिया, अब 2 में एक ऐसा नंबर बढ़ाते चलो, फिक्स, चेंज मत करो। जैसे 2 बढ़ा रहे हैं, 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 8, 8 के बाद में 6, ऐसे जो सीरीज बन रही है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। तो कहने का मतलब मान लीजिए अपन जो फर्स्ट टर्म है उसको अपन a मान लेते हैं, और इसमें एक प्लस d करते हैं, कोई अपन नंबर प्लस कर रहे हैं और d प्लस करते हैं, ये a प्लस डी हो जाता है। ठीक है। फिर अपन इसमें एक और प्लस कर देते हैं, d प्लस करते हैं एक और। ठीक है। अगर एक और d प्लस करते हैं तो फिर क्या होता है, देखो अगर एक और d प्लस करेंगे तो सोचो क्या होगा। देखो यहाँ पर पहले एक ही d था, अपने पास यहाँ पर क्या है, एक ही d है, तो अब कितना हो जाएगा, a प्लस यहाँ पे 2d हो जाएगा। भाई एक d प्लस कर दिया, और ऐसे चलते चलते यहाँ पर क्या आ जाएगा। देखो आप कॉमन देखो, यहाँ पर सब में a तो सेम आ रहा है, तो यहाँ पे भी a सेम आएगा, बट अब यहाँ कितने d आएंगे वो अपने पास डाउट है। देखो यहाँ पर एक था, एक में एक भी d नहीं था, दो में एक कम d था, मतलब एक ही था, तीन थे, थर्ड टर्म में आपके यहाँ पे ओनली 2d थे। अब यहाँ पे n टर्म है, तो n टर्म में तो अब एक d कम होगा अपने पास, मतलब n-1d हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो a1 इज इक्वल टू a आ रहा है, ये अपने पास फर्स्ट टर्म होती है। ये कौन सी टर्म होती है अपने पास, फर्स्ट टर्म बोला जाता है। इसके बाद में देखो यहाँ पर जो an इज इक्वल टू अपने पास a प्लस n-1 आ रहा है और d है, तो यहाँ पर an को अपन बोलते हैं नंबर लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोल सकते हैं, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं
या फिर nth टर्म बोल सकते हैं, या nth टर्म अपन इसको बोल सकते हैं। और जो n है वो नंबर ऑफ टर्म है। n क्या है अपने पास? नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म अपने पास यहाँ पर ये है। इसके बाद में जो d होता है, d को अपन कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, d को अपन कॉमन डिफरेंस बोला जाता है, डिफरेंस बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस, जिसका फॉर्मूला होता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो। देखो कोई ऐसा कंपलसरी नहीं कि हमेशा सेकंड में से फर्स्ट माइनस करें। देखो कहने का मतलब इसमें इतना सा होता है कि अपने पास जो है ना जो टर्म ले रहे हो ना उससे जस्ट पहले वाली टर्म माइनस कर दो, आपका डी आ जाएगा। अगर आपको a3 में से a2 माइनस, देखो a3 ले लिया टर्म, तो इससे जस्ट पहले कौन आ रहा है? a2, तो a2 माइनस करोगे तब भी डी आपके आ जाएगा। क्लियर है? डी का मतलब कॉमन डिफरेंस होता है। तो nth टर्म आपका फॉर्मूला हो गया a प्लस n माइनस वन, डी हो गया। फर्स्ट टर्म आपको मैंने बताई दी है, और ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ऐसे चल रही है। अगर मान लीजिए अब इनका सम करना है, a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 ऐसे प्लस चल रहा है, और ये कहाँ तक चल रहा है? an तक चल रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो इसको डिनोट करा जाता है वो sn से करा जाता है, सम ऑफ nth टर्म। ठीक है? सम ऑफ n टर्म। देखो n जो यहाँ पे इनके जो नीचे जो टाइम में आ रहा है वो इनकी पोजीशन को डिनोट कर रहा है। जैसे यहाँ पर पोजीशन डिनोट कर रहा है, ये बोल रहा है कितने नंबर का है? n टर्म का। अब ये बोला कितने नंबर का है? 1 टर्म का। अब ये बोला कितने नंबर का? 3 टर्म। तो ऐसे बोल रहा है कि n टर्म का सम। तो n टर्म का जो सम का फॉर्मूला होता है वो n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस वन डी, ये होता है। क्लियर है? एक और फॉर्मूला होता है अपने पास यहाँ पे Sn का, एक ये फॉर्मूला होता है, अपन उसको भी अपन यहाँ पर लगा सकते हैं। देखो Sn इज इक्वल टू, एक और फॉर्मूला क्या होता है देखना ध्यान से, उसमें होता है n अपॉन टू। देखो मैं बनाना बता देता हूँ कैसे आया वो। देखो 2a को अपन a प्लस a लिख सकते हैं, कोई डाउट, प्लस n माइनस वन डी, ऐसे ऐसे ही अपने पास। अब देखो अपने पास यहाँ पे n अपॉन टू तो एज इट इज है। अब देखो a तो मैंने ऐसे से रखा, a प्लस n माइनस वन डी, इसको मैंने क्या बोला? लास्ट टर्म बोला। देखो a प्लस n माइनस वन डी, ये आ रहा है यहाँ पर। अब तो इसको l से डिनोट कर देते हैं अपन, ये लिख देते हैं। तो एक फॉर्मूला ये बनता है n अपॉन टू a प्लस l, वेयर l लास्ट टर्म है। l क्या है? लास्ट टर्म। एल क्या होगी अपने पास? लास्ट टर्म होगी। ये 5th चैप्टर था। अब देख दोस्तों, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। मैं जो 6th चैप्टर है उसमें फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं है, उसमें थ्योरम्स है। तो एक थ्योरम्स मैंने बीबीटी उसका वीडियो मैंने डाल रखा है यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे। तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। और आगे जो उसमें जो थ्योरम्स है उनका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो आपको हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें अपन उसको पढ़ा नहीं सकते। ठीक है? तो अपन आगे नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, 7th चैप्टर की। तो उसमें भी कुछ फॉर्मूले वगैरह हैं, तो उनको मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। ठीक है? देखो देखो नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है अपने पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नेक्स्ट जो चैप्टर है अपने पास, क्या नाम है उसका? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब उसकी अपन बात कर लेते हैं। क्लियर है? देखो नेक्स्ट चैप्टर है अपने पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर अपन लिख देते हैं यहाँ पर, 7th है अपने पास। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं। अब देखो ज्योमेट्री है तो फिर प्लेन में चलेगी, और अपने पास यहाँ पे ओनली 2D प्लेन है। अब कोऑर्डिनेट का मतलब होता है, तो कोऑर्डिनेट का स्टैंडर्ड फॉर्म अपन अगर देखना चाहें तो देखो एक्स और वाई, ऐसा जो ब्रैकेट होता है ये कोऑर्डिनेट होता है। पहले एक्स की वैल्यू होती है, फिर वाई की वैल्यू होती है। क्लियर है? अब आगे बात करते हैं। तो अपन मान लीजिए दो पॉइंट, यहाँ पे डिस्टेंस से डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है ये चैप्टर। अगर मान लीजिए दो पॉइंट लेते हैं, दो पॉइंट ले रहे हैं अपन, और इन दोनों पॉइंट के बीच की अगर अपन को डिस्टेंस निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर फर्स्ट टर्म देखो x और y मैंने ले लिया, यहाँ पर x और ये y ले लिया। अब अलग अलग पॉइंट होते हैं, ये दो नंबर का है तो x2 y2 दे देते हैं, इसको x1 y1 अपन दे देते हैं। अपन बात हो रही है यहाँ पर क्या? डिस्टेंस अपन को d निकालनी है। यहाँ पर यहाँ से और यहाँ से इन दोनों जो पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखो रूट। देखो क्या होता है, यहाँ पर दो ब्रैकेट लगाने हैं, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं अपन? एक्स और वाई की। तो एक ब्रैकेट में ओनली एक्स की बात करेंगे दोस्तों, दूसरे ब्रैकेट में ओनली वाई की बात करेंगे। ठीक है ना? और इन पे क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। इस बात का ध्यान रहे कि आप एक्स और वाई को कंबाइंड मत कर देना, आपको अलग अलग उसका डिस्कस करना है। तो देखो यहाँ पर पहले एक्स की बात कर लेते हैं, तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना है, और यहाँ पर भी सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना है। देखो x2 माइनस x1 करना है, y2 माइनस y1। तो यहाँ पे कतई मतलब नहीं है इसका भाई आप हमेशा सेकंड टर्म ही लिखो।
भाई x2 माइनस x1 ही करो, x1 माइनस x2 कर सकते हो, बिकॉज अपने पास पावर जो है ना यहाँ पर इवन नंबर है, तो वो ओनली फर्क इतना सा पड़ेगा कि माइनस करने पर डिजिट तो सेम आई, बस साइन का पड़ेगा, तो इवन नंबर है तो वो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा अपने पास स्क्वायर करने पर। क्लियर है? तो यहाँ पर डिफरेंस से मतलब है बस अपने को, ठीक है ना। तो ये तो डी का फॉर्मूला आता है। इसमें एक और क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि अभी कभी कभी आपको पूछ ले जाता है कि फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ एक्स और वाई जो पॉइंट दे देता है, इससे एक्स एक्सिस की डिस्टेंस पूछता है, फ्रॉम एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ लेता है इस पॉइंट की, भाई ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, ये फॉर्मूला हो जाता है डिस्टेंस। ये चीज आपको कभी कभी पूछ लेता है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जब भी ये पूछ रहा है इसका मतलब ये है कि आपको देखो ये पॉइंट सपोजिट यहाँ पे एक्स वाई, अभी पूछ रहा है कि ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये अपने पास वाई एक्सिस, ये पूछ रहा है कि इस पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ एक्स एक्सिस से कितनी है। तो आपको पता है ना ये यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ तक है ना, ये यहाँ तक, तो इसमें क्या है, वाई की वैल्यू बतानी है अपने को। तो जब भी ऐसा पूछा है तो आपको एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हमेशा वाई की वैल्यू बतानी है, अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस की वैल्यू पूछे तो एक्स की बतानी है। जैसे 2 और 4 है अपने पास, अभी पूछे भाई वाई से डिस्टेंस बताओ इस पॉइंट की, वाई एक्सिस से, तो 2 आंसर होगा। अगर ये बोले एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ तो 4 होगा। इस बात का आपको ध्यान रहे, ऐसा इसमें क्वेश्चन आता है। अब अपन आगे बात कर लेते हैं। आगे और होता है कि इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन होता है, तो ज्यादातर जो क्वेश्चन बनता है इंटरनल डिवीजन का ही बनता है। इंटरनल डिवीजन में क्या होता है कि वहां पर प्लस आता है और एक्सटर्नल में माइनस आता है, तो आपको तो ओनली इंटरनल का फॉर्मूला लगाना है। इंटरनल कहने का मतलब ये है कि जो दो पॉइंट होता है अपने पास, ए पॉइंट ले लिया और बी पॉइंट ले लिया, इनको इन दोनों पॉइंट को जोड़ने तो एक लाइन सेगमेंट बनता है। क्या बनता है दोस्तों, एक लाइन सेगमेंट बनता है। और इस लाइन सेगमेंट को कोई अदर पॉइंट है, सपोजिट पी है, एक्स और वाई ये पॉइंट है, इस जो लाइन सेगमेंट इसको दो रेशियो में डिवाइड कर रहा है, M1:M2 में। तो इन सब में जो रिलेशन होता है वो देखना है। अब देखो इस लाइन के अंदर अपने यहाँ डिवाइड करा है, तो ये इंटरनल डिवीजन होता है। तो इसमें यहाँ पर जो ये x होता है और ये y होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो दोस्तों बिल्कुल इजी होता है। तो x इज इक्वल टू क्या होता है, देखो आपको क्या करना है, x की बात कर रहे हैं तो x का ही करना है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था इस चैप्टर के। और y की बात कर रहे हैं तो y की करनी है। देखो क्या करना है आपको, पहले m1 लेना है, अब 1 के बाद में 2 आता है तो x2 आएगा, x की बात कर रहे हैं तो प्लस m1 ले लिया तो अब m2 लेना है, और 2 के बाद में वापस x1 आ रहा है, क्योंकि 1 से ज्यादा है ही नहीं, तो वापस जैसे 1 और 2 है तो वापस 2 से वापस 1 पे आना है। क्लियर? और अपॉन में m1 प्लस m2 करना है अपन। ऐसे अपन यहाँ पे y का निकाल सकते हैं। अब y की बात करेंगे, y के लिए देखो पहले m1 लिखेंगे। अब m1 लिख रहे हैं तो आपको पता है ना m1 के साथ कौन आएगा, 1 के बाद में 2 आता है तो y2 प्लस, अब m2 लेंगे, 2 के बाद में वापस 1 तो y1 अपॉन हो गया m1 प्लस m2। तो ये x और y की वैल्यू हो जाती है। अब इसमें दोस्तों कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, वो देखना आप, वो क्वेश्चन कैसे आ जाता है आपके, कभी कभी जो यहाँ पे जो p है ना ये मिड पॉइंट हो जाता है। p क्या हो जाता है दोस्तों, मिड पॉइंट हो जाता है, मिड पॉइंट हो जाता है, मिड पॉइंट हो जाता है। जैसे सपोजिट ये ले लिया अपन ने, ये p यहाँ पर x और y जो है मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट है तो इसका मतलब रेशियो क्या हो जाएगा, 1 रेशियो, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है ना, तो रेशियो 1 रहता है। इस कंडीशन में x का जो फॉर्मूला अब आपको लगाना है x2 प्लस x1 अपॉन 2 लगाना है, और y का जो फॉर्मूला लगाना है वो y2 प्लस y1 अपॉन 2 लगाना है। ये फॉर्मूला आपको लगाना है कब, जब p आपका मिड पॉइंट हो, भाई डिवाइड जो डिवीजन है ना आपका इंटरनल डिवीजन वो मिड में हो रहा हो, तो आपका x का और y का ये फॉर्मूला लगाना है। अब अपन इसमें जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना 7.3, उसमें एरिया निकालते हैं 3 पॉइंट लेके, तो उसका एरिया में बता देता हूँ फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट जो अपने पास बात कर रहे हैं अपन, देखो यहाँ पर 2 पॉइंट दे दिए, 3 पॉइंट अपन ने दे दिए, 3 पॉइंट से एक ट्राइंगल बन रहा है, ए बी और सी पॉइंट ले लिया अपन ने। यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट 1 पॉइंट है तो x1 और y1 हो गया, इसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 हो गया, इसके कोऑर्डिनेट हो गया x3 और y3 हो गया। क्लियर है? ऐसे अपन कर सकते हैं। अब इसका जो एरिया का जो फॉर्मूला है वो देखो कैसे होगा, मैं लिखना बता देता हूँ। यहाँ पर एरिया ए बी सी ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, देखो दोस्तों 1/2 ब्रैकेट लार्ज ब्रैकेट लगाना है आपको। देखो पहले x1 को बाहर रखना है और y1 को ब्रैकेट के अंदर, मतलब x को बाहर रखना है और y को अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। क्लियर है? अब आपको पता है ना कि 1 2 3 है, आपको 1 से 2 पे जाना है, 2 से 3 पे जाना है, 3 से वापस 1 पे आना है। क्लियर है? इस बात का ध्यान है। तो मैंने बोला x वाली टर्म को बाहर लिखना है, तो x1 ब्रैकेट के अंदर आपको y वाली लिखनी है, प्लस
x2 को बाहर लिखना है, अंदर x लिखना है, प्लस x3 अंदर ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको, y लिखना है। क्लियर है, ऐसे लिखना है आप। अब देखो 1 के बाद में कौन आएगा, देखो 1 2 3 तो हो गया, x बाहर लिख दिया, ब्रैकेट 1 के बाद में 2 तो y2, 2 के बाद में 3 तो y3, 1 2 3। अब यहाँ से 2 2 के बाद में y3, 2 के बाद में 3 आता है, 3 के बाद वापस 1 तो y1। अब 3 है, 3 के बाद में देखो कौन आएगा, 1 आएगा ना, तो यहाँ पर y1 और 1 के बाद में कौन आता है, 2 आता है। देखो इजीली ऐसे आपको फॉर्मूला लर्न कर सकते हो। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में मैंने काफी वीडियो डाल रखे हैं इससे रिलेटेड, तो आप वहां जाके उसमें से देख सकते हो। क्लियर है। अब इसमें अपन 9th चैप्टर की बात करते हैं। 9th चैप्टर में मैं बस इतना सा आपको समझाऊं क्योंकि वो 8 चैप्टर से रिलेटेड है। बस मैं इसमें आपको एक दो एंगल होते हैं अपने पास, डिफ्रेक्शन एंगल और एलिवेशन एंगल, इनका मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे। सपोज डेट ये अपने पास कोई टावर मान लीजिए, ये अपने पास टावर है सपोज डेट, और आप यहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ पर आप खड़े हो, ये आपके आईज है, ये आपकी आंख है, ठीक है। अब आप आईज से अगर यहाँ पे इधर देख रहे हो, अगर आईज से आप ये देख रहे हो और आपके आईज इधर दे रही है, तो दो लाइन बनती है अपने पास, एक तो साइट बनती है, एक तो साइड लाइन बनती है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बोलती है। तो साइड लाइन का मतलब दृष्टि लाइन, दृष्टि रेखा बनती है अपने पास, ठीक है ना, दृष्टि। तो जब हॉरिजॉन्टल और ये जो साइड लाइन है इसके बीच में जो एंगल बनेगा ना, ये थीटा, इस थीटा को एलिवेशन एंगल बोलेंगे, एलिवेशन एंगल बोलेंगे। क्लियर है। कहने का मतलब इतना सा देखो, अगर कोई ऊपर चीज रखी है तो नीचे से अगर देख रहे हैं तो एलिवेशन बनता है। अगर अपन ऊपर बैठ के, यहाँ पर बैठ के अपनी आंख से देख रहे हैं इस वाली चीज को, यहाँ पर कोई कार आई, इस चीज को देख रहे हैं और अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन ये है और ये अपने पास साइट साइट है, लाइन ऑफ साइट है, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा थीटा वो डिफ्रेक्शन होगा, डिफ्रेक्शन, ठीक है ना। वो कौन सा एंगल होगा अपने पास, डिफ्रेक्शन एंगल हो जाएगा। इस बात का ध्यान रहे। कहने का मतलब ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो डिफ्रेक्शन बनता है और नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो एलिवेशन। किसके बीच में, हॉरिजॉन्टल लाइन और साइड लाइन के बीच में, दृष्टि रेखा के बीच में, ये अपने हॉरिजॉन्टल लाइन है, साइड लाइन है। ये 9 चैप्टर का है। तो बाकी वो आपको फॉर्मूला पता है कि पी बी अपॉन पी और एच अपॉन बी, ये फॉर्मूला है। इसमें ज्यादा टेन का यूज किया जाता है, अब टेन थीटा, और इसमें आपको ये फॉर्मूला और प्लस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। तो बिल्कुल इजी चैप्टर है, आप लोग कर सकते हो। क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपन। देखिए अब इसके बाद में डायरेक्ट 12 चैप्टर लेऊंगा, बिकॉज अपने पास 10 चैप्टर और जो इसके बाद 10th और 11 चैप्टर है वो थ्योरम्स पे डिपेंड है। 11 चैप्टर कंस्ट्रक्शन है और 10 चैप्टर अपने पास सर्कल का है, तो सर्कल में आपको इस थ्योरम्स और थ्योरम्स में अलग से आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं सबसे पहले अपन 8 चैप्टर में, सॉरी 12 चैप्टर की बात करते हैं। 12 चैप्टर अपने पास क्या है, 12 चैप्टर का नाम देखो, अपने पास रिलेटेड एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल के रिलेटेड एरिया है। तो देखो सर्कल की बात कर रहे हैं और सर्कल का यहाँ पर एरिया की अपन बात कर रहे हैं। सर्कल ऐसा होता है अपने पास, ये सर्कल है, इसका ये सेंटर पॉइंट होता है, ये इसकी रेडियस होती है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं सर्कल का एरिया लिखा देता हूँ। सर्कल का एरिया, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर है। अगर यहाँ पर इसका सरकमफेरेंस की बात करें, सरकमफेरेंस की बात करें, सरकमफेरेंस की बात करें तो वो होता है 2 पाई आर। क्लियर है। सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर होता है। इसके बाद देखें, अगर मान लीजिए यहाँ पर अब जो इसका आधा होता है ना उसको सेमी बोला जाता है, तो सेमी सर्कल की अगर अपन यहाँ बात करें तो सेमी सर्कल अपने पास ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है। ये अपने पास ये जो ये पूरा होता है ये डायमीटर होता है, ये आर और ये भी आर होता है। अगर इसका एरिया देखें, सेमी सर्कल का एरिया, तो पाई आर स्क्वायर, इसका आधा कर देंगे। अगर इसका सरकमफेरेंस देखें, सरकमफेरेंस अपन देखें तो इसका सरकमफेरेंस 2 पाई आर था, उसका आधा कर देंगे तो पाई आर आ जाएगा। क्लियर है। लेकिन अगर इसका पेरीमीटर पूछ लेता है आपको, पेरीमीटर पूछता है सेमी सर्कल का, तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर देखो पाई आर होता है। पाई आर का मतलब इसके सरकमफेरेंस का लेंथ होती है, ये वाली आ रही है ना इसमें, ओनली ये वाली आई है इसमें। अब ये आर प्लस आर करेंगे ना, तब जाके पूरा क्लोज हो जाएगा। ये आर प्लस आर, दो आर और जोड़ना पड़ेगा, तो इसका हो गया पाई आर प्लस 2 आर। अगर इसमें आर कॉमन लेंगे तो ये पाई प्लस 2 फॉर्मूला हो जाता है पेरीमीटर का। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। अब इसके बाद में ये तो था इसका बेसिक्स बिल्कुल। अब अपन बात करते हैं आगे इसमें, देखो बात करते हैं अपन, इसमें सेक्टर वगैरह होते हैं, तो सेक्टर्स पहले मैं आर्क की बात कर लेता हूँ। देखो आर्क क्या होता है, ये अपने पास सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक मैंने कोई आर्क ले लिया ये वाला, ठीक है ना। इस आर्क, तो यहाँ पर ये आर्क की बात कर रहे हैं अपन,
तो यहाँ पर फॉर्मूला अपने पास लेंथ निकालना है अपन को, लेंथ ऑफ आर्क की, लेंथ ऑफ आर्क जो लेंथ होती है आर्क की वो पाई आर थीटा या 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 भी होता है, और इसको अपन ऐसे पाई आर और ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, और पाई आर थीटा अपॉन 180, अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं सेक्टर की। सेक्टर का जो फॉर्मूला है उसकी बात करते हैं। ये सेक्टर का फॉर्मूला है, ये सेंटर है, सेंटर से जो आर्क लिया, ये आर्क लिया, और इस आर्क से सेंटर पे जो सबटेंड एंगल हो रहा है वो थीटा हो रहा है सपोजिट। कौन सा एंगल सबटेंड हो रहा है? थीटा। ये अपने पास आर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन को एरिया निकालना है सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर, ठीक है, तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। बट एक और फॉर्मूला आता है, इसको कैपिटल एल से डिनोट कर लेते हैं अपन। ये फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला बना सकते हैं सेक्टर का, अगर अपन को आर्क ऑफ लेंथ दे रखी है तो वो देखो कैसे बनाएंगे। यहाँ से और लगा देता हूँ मैं, एक और फॉर्मूला जनरेट करते हैं यहाँ पे। देखो इसमें क्या होता है कि मैंने पाई आर थीटा लिखा और एक आर मैंने बाहर निकाल दिया, अपॉन में यहाँ 360 है, अपॉन में क्या है 360 है। अब मैं अगर यहाँ एक और 2 ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो नीचे भी मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है। देखो मैंने पाई आर स्क्वायर जो थीटा था उसमें पाई आर थीटा लिखा, आर यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब 2 ऊपर लिख रहा हूँ तो 2 नीचे भी लिखना पड़ेगा। अब 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 तो क्या होता है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 एल होता है। तो ये तो एल हो गया, मल्टीप्लाई आर अपॉन 2, तो ये फॉर्मूला बन गया 1/2 एल आर। अगर आपको रेडियस और लेंथ दे रखी है आर की तो आप डायरेक्ट सेक्टर ऑफ एरिया निकाल सकते हो। क्लियर है। अब इसके बाद में ये आपको दिख नहीं रहा था, सॉरी, ये दिख गया आपको, देखो। अब इसके बाद बात करते हैं अपन सेगमेंट की बात करते हैं, सेगमेंट की बात करते हैं, सेगमेंट ऑफ सर्कल। देखो सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट होता है ये आर्क है, आर्क और कोड से बनता है ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मेजर की बात करें ना दोस्तों, अगर मेजर के लिए पूछा जाए आप लोगों से तो मेजर का ध्यान दें। मेजर जो होता है ना, मेजर के लिए फिर 360 में से थीटा माइनस कर देना, ये तो ऊपर वाला थीटा रख के आप मेजर का निकाल सकते। तो ये सेगमेंट होता है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का जो फॉर्मूला आता है वो होता है, देखो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। एक तो ये फॉर्मूला होता है। अगर मान लो आपको फिर ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 एरिया ऑफ सेक्टर है ना तो एरिया ऑफ सेक्टर का एक और फॉर्मूला आता है 1/2 एल आर और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला अपने पास होता है। क्लियर है। आप देख लीजिए, ये होता है। क्लियर है। आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर की। देखो चैप्टर नंबर अपन बात कर रहे हैं अब 13 की, चैप्टर नंबर 13 अपने पास है। चैप्टर नंबर 13 का नाम है अपने पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है चैप्टर बिल्कुल इजी चैप्टर है, आप लोग यहाँ पे काफी अच्छा इसमें कर सकते हो, काफी अच्छा नंबर जो है आप मार्क्स यहाँ पे लेके आ सकते हो। देखो बात करते हैं अपन पहले, सबसे पहले किसकी, सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम। अपने पास चैप्टर है 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम, ये अपने पास चैप्टर। क्लियर है। अब देखो इसमें अपन बात करते हैं वन बाय, देखो अपन इसमें पढ़ेंगे क्यूबॉइड पढ़ेंगे, क्यूबॉइड पढ़ेंगे एक तो, एक क्यूब पढ़ेंगे, एक अपन सिलेंडर पढ़ेंगे, और एक अपन कोन पढ़ेंगे, और इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि इसमें स्फीयर, स्फीयर पढ़ेंगे, और इसके बाद सेमी हेमिस्फीयर पढ़ेंगे। एक फ्रस्टम भी होता है, फ्रस्टम अभी जो फिलहाल जो एग्जाम हो रहा है सीबीएसई इनके तो उनमें आप लोगों का सिलेबस में नहीं है फ्रस्टम, ठीक है ना। तो अपन क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, इन सबके मैं वन बाय वन आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, डायग्राम बता देता हूँ कैसा होता है। तो देखो जो क्यूबॉइड होता है वो रेक्टेंगल फेस से मिलके बनता है। 6 रेक्टेंगल फेस होते हैं अपने पास। कितने फेस होते हैं? 6 रेक्टेंगल फेस होते हैं, ठीक है। 6 रेक्टेंगल फेस से मिलके बनता है, ये होता है। जिसमें इस ये तो एल को डिनोट करता है, और ये जो अपने पास ब्रेथ को डिनोट करता है, ये हाइट को डिनोट करता है, ठीक है। अब देखो इसमें अपने पास अगर वॉल की बात करें तो 6 वॉल होती है, ऐसे अपन मान सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग होता है। देखो फॉर्मूला में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाऊंगा, डायरेक्ट एनालिसिस नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा फिर, ठीक है। तो देखो पहले तो लिखता हूँ मैं टी एस है, टी एस ए का मतलब मैं बता देता हूँ, टी एस ए का मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि बार बार लिखेंगे अपन इतना बड़ा तो फिर टाइम लगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात कर, क्यूबॉइड, ठीक है। तो ये होता है देखो फॉर्मूला 2 LB
प्लस बी एच, देखो इसको मैं याद करने की ट्रिक बता देता हूँ आपको, बिल्कुल ईजी है। देखो एल बी एच लिखा मैंने, 2 लिख दिया आपने, पहले एल बी पे गए, एल बी प्लस लगाया, फिर बी एच पे गए, बी एच पे गए, फिर एच एल पे आया, एच एल पे आया। ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हो। टीएसए का मतलब होता है जितने भी फेस है ना, टोटल 6 फेस है यहाँ पे, 6 फेस का एरिया आ गया है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर 4 ओल का अपन एरिया निकालें, 4 ओल, 4 होल्स का अगर एरिया निकालते हैं अपन, तो उस कंडीशन में, या 4 फेस की बात करते हैं अपन, उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी मल्टीप्लाई एच। अब आप सोच रहे हो 4 होल्स कौन सी, देखो अपने जो कमरा है उसमें 4 ही दीवार होती है, बाकी एक छत और एक फर्श होती है। आप कंपेयर कर लो कौन कौन सी होल की मैं बात कर रहा हूँ, चारों तरफ साइड वाली की। मैं बेस को छोड़ रहा हूँ और टॉप को छोड़ रहा हूँ 4 होल्स में, ठीक है। बेस को छोड़ दिया और टॉप को छोड़ दिया, बाकी जो बचा ना उसका एरिया होता है 2l एल प्लस बी मल्टीप्लाई एच होता है। इसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम की। इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम किसका, ऑफ क्यूबॉइड का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वो फॉर्मूला होता है अपने पास एल बी एच, तीनों का प्रोडक्ट होता है, तीनों का प्रोडक्ट होता है। इसके बाद बात करते हैं अपन इसमें लेंथ ऑफ डायगोनल की बात कर लेते हैं, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लेंथ ऑफ डायगोनल का मतलब इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहे हैं ना, ये डायगोनल होता है, तो ऑल डायगोनल्स आर इक्वल होते हैं यहाँ पर, तो लेंथ ऑफ डायगोनल ये होता है इसका। तो ये क्यूबॉइड था। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्यूब की अपन, ठीक है। देखो क्यूब की बात कर लेते हैं अपन, क्यूब का डायग्राम मैं बना देता हूँ आपके सामने। ये 6 स्क्वायर से बनता है, 6 स्क्वायर पेस लेने हैं अपन को, उनसे ये स्क्वायर बन जाता है, सॉरी क्यूब बन जाता है अपने पास। 6 स्क्वायर पेस ले लिए अपन ने, ये लो। इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, 12 साइड होती है टोटल। तो ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी है। टीएसए का मतलब आप समझ गए, टीएसए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का। तो ये 6 और ए स्क्वायर, क्योंकि एक फेस का, क्योंकि यहाँ पर एरिया ऑफ अपन बात करें एरिया ऑफ स्क्वायर की, एरिया ऑफ स्क्वायर की अगर अपन बात करते हैं वो ए स्क्वायर होता है। टोटल कितने स्क्वायर बन रहे हैं यहाँ पर, 6 बन रहे हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब मैं यहाँ पे 4 फेसेस की बात करें, 4 फेस की एरिया की बात करें अपन, तो वो अपने पास 4 है, तो 4 ए स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद में अगर इसके वॉल्यूम की बात करें, अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें अपन, तो वॉल्यूम जो होता है अपने पास वो होता है ए क्यूब होता है, क्लियर है। और अपन बात कर लेते हैं इसमें लेंथ ऑफ डायगोनल की बात कर लेते हैं, लेंथ ऑफ डायगोनल की बात कर लेते हैं। लेंथ ऑफ डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो देखो, इसमें क्या होता है कि √3 मल्टीप्लाई ए होता है, क्लियर है ना, ये होता है, आप निकाल सकते हो या कर सकते हो। देखो इसके बाद में अपन सिलेंडर की बात करते हैं, सिलेंडर की अपन बात कर लेते हैं। सिलेंडर का मैं डायग्राम आपको बना के बता देता हूँ कैसा होता है सिलेंडर। देखो सिलेंडर कैसा होता है, ऐसा होता है सिलेंडर। देखा सिलेंडर आप लोगों ने, देखा ही होगा यार, किसी बात कर रहा हूँ मैं। देखो ये सिलेंडर है आपका, ये आपका ये रेडियस होती है, इसमें ये क्या होती है इसकी रेडियस। अगर अपन इसको खोलें तो ऐसा खुलेगा, अगर अपन इसको काट देना तो ऐसा कटेगा, ये ऐसा निकलता है कट के, ऊपर ये बन जाता है और नीचे ये काट के मैंने ऐसे बना दिया। तो कहने का मतलब होता है टॉप और बेस में 2 सर्कल जुड़े होते हैं और बीच में एक रेक्टेंगुलर ऐसे फोल्ड होया रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन बात कर ले पहले सी एस ए की। सी एस ए का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। सी एस ए का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये सी एस ए होता है इसका। देखो कैसे होता है, देखो आपको पता नहीं, जो ये वाली लेंथ आई है ये फोल्ड हो रखी थी ऐसे, इसमें फोल्ड हो रखी थी ना, इसमें फोल्ड हो रखी थी, मतलब इसकी जो लेंथ है ये वाली सर्कल की उतनी लेंथ है ये, और ये लेंथ, तो इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं, मतलब ये 2πr है। और ये इसकी क्या है, हाइट है, ये इसकी क्या है, हाइट है। तो ये साइड इसकी हाइट है। अब ये क्या है, एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के एल मल्टीप्लाई बी होता है, तो एल तो पाई आर है, मल्टीप्लाई एच, तो ये 2πr h इसका फॉर्मूला हो गया, क्लियर है। इसके बाद में इसके टीएसए की बात करते हैं। टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सर देखो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया था आएगा, बाकी कौन सा बच गया, देखो एक तो इधर बेस का बचा, एक टॉप में। बेस और टॉप का अपन ने सर्कल नहीं लिया, तो बेस और टॉप का देखो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 सर्कल है, तो 2πr स्क्वायर हो गया। कुछ कॉमन आ रहा है, 2πr कॉमन आ रहा है, तो h प्लस आर यहाँ पर रह गया, एक ये फॉर्मूला बन जाता है। डायरेक्ट अब वॉल्यूम की बात करते हैं इसमें, तो वॉल्यूम होती है इसकी पाई
आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम होता है इसका। क्लियर है। अपन नेक्स्ट बात करते हैं अब किसकी, कोन की। देखो अब अपन कोन की बात करते हैं। देखो कोन की बात कर लेते हैं अपन। कौन कौन देखा है कैसा होता है कौन, आप लोगों ने देखो आइसक्रीम होती है ना ऐसे, या फिर उसको जोकर का जो केप होता है वैसा होता है, ऐसा होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ओनली एक सर्कल होता है नीचे, ऐसा होता है, ठीक है ना, एक ही सर्कल होता है। अब देखो तो इसका सी ए से होता है पाई आर एल। तो अब आप सोचोगे सर एल क्या आ गया, एल होता है इसकी स्लेंट हाइट, ये स्लेंट हाइट होती है इसकी, ठीक है। और ये जो ये होती है ना इसकी ये वाली, इसको एच बोला जाता है, ये आर है ही सही इसकी। तो जो एल है, एल निकाला जाता है रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से निकाला जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पे इसका टी ऐसे होता है, अब इसमें तो पाई आर एल है एक तो कर्व सरफेस। अब नीचे एक ही सर्कल है, पहले दो थे, एक सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन आ रहा है, तो एल प्लस आर बचा। इसका वॉल्यूम अपन बोल सकते हैं, वॉल्यूम हो गया इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है। अब इसके बाद बात करते हैं अपन किसकी, देखो ये हो गया कौन की, अब करते हैं स्फीयर की बात कर लेते हैं अपन। स्फीयर होता है, देखो बॉल देखी ना आपने, बॉल को ले लीजिए आप, बॉल होती है ऐसी जो यार होता है, सर्कल नहीं है, क्या है, स्फीयर है। स्फीयर स्फीयर देखो स्फीयर का जो टी ऐसे होता है, टी ए से बोलो और सी ए से बोलो, क्योंकि ये सेम होता है, क्योंकि इसके कोई फेस नहीं होता है, सीधा नहीं होता है, किधर भी लुढ़क सकता है, ठीक है ना, वो पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर है। और इसका जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्ट अपन वॉल्यूम लिख सकते हैं, इसका कितना वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं हेमीस्फीयर की। हेमी स्फीयर की अपन बात करते हैं। हेमीस्फीयर जो होता है ऐसा कुछ होता है, ऐसा होता है, काट दिया अपन ने। अब इसमें देखो एक फेस आ गया ना ऊपर, सर्कुलर फेस आ गया ना, तो अब इसमें सी एस से हो जाएगा, तो इसका सी एस से जो होगा वो देखो उसका आधा कर देंगे तो 2 पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। टी ए से क्या होगा, देखो 2 पाई आर तो है ही सही इसके, 2 पाई आर स्क्वायर, और एक ऊपर सर्कल बन रहा है तो सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम देखें अपन, तो वॉल्यूम उसका आधा हो जाएगा स्फेयर का, तो स्फेयर में 4/3 है तो ये 2/3 हो जाएगा। 4 को डिवाइड कर देंगे ना तो ये हो गया। तो ये ऑल फॉर्मूले हो गए किससे, 13 चैप्टर के। अब नेक्स्ट बात करते हैं 14 चैप्टर, उसके बाद में, और फिर उसमें तो है ही सही छोटा बहुत, थोड़ी बहुत और देर लगेगी। अब देखो दोस्तों चैप्टर नंबर 14 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर जो 14 है वो स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स में अपन 3 चीजें पढ़ने को मिलेगी अपने पास। यहाँ पर एक तो मिलेगा मीन, और दूसरा मिलेगा अपने पास मीडियन, मीडियन मिलेगा, और एक मोड मिलेगा। तो तीनों की अपन चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। तो तीनों के मैं फॉर्मूले आपको जल्दी से लिखा देता हूँ। पहले मीन के लिए लिखाता हूँ। मीन को है ना एक्स बार से डिनोट करते हैं, और इसका अगर सिंपल फॉर्मूला लिखा है तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ आई, जो 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है। अगर आप एज्यूम मेथड से करते हो, अगर एज्यूम मेथड से आप इसको करते हो, तो आपको यहाँ पर एज्यूम मेथड से अगर आप मीन निकालते हो तो फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू, देखो एक्स बार इज इक्वल टू कैपिटल ए सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये होता है एक फॉर्मूला सिग्मा एफ आई। अगर एक ही फॉर्मूला होता है, अगर आप एक और फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई और मल्टीप्लाई एच। देखो यहाँ पर जो डी आई जो आता है वो आता है एक्स आई में से ए माइनस करने पर, और यहाँ पर जो यू आई आता है वो होता है अपने पास एक्स आई में से ए माइनस करेंगे और उसको एच से डिवाइड कर देंगे। एच का मतलब होता है यहाँ पर जो इंटरवल होता है उसमें डिफरेंस होता है। ए का मतलब होता है आपको एक्स आई जो आएगा ना, उस एक्स आई में से कहीं से भी एक वैल्यू एज्यूम कर रही है वो ए होगा, ठीक है ना। बाकी आपको पता ही है ही सही। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं अपन किसकी, मीडियन की बात कर लेते हैं। मीडियन का एक ही फॉर्मूला अपने पास, मीडियन की अपन बात कर लेते हैं दोस्तों। मीडियन में एक ही फॉर्मूला है, मीडियन को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल एम इज इक्वल टू अपने पास फॉर्मूला होता है L1 प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच होता है। क्लियर है। ये फॉर्मूला होता है अपने पास मीडियन का। L1 होता है आपके लोअर लिमिट होती है, n/2 आपको सम ऑफ, एन को अपन यहाँ पे ये बोल सकते हैं सम ऑफ सिग्मा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और सी एफ आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, एफ आपका फ्रीक्वेंसी होता है, एच आपका कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है ना, सॉरी मतलब वो डिफरेंस होता है इंटरवल वाला। मोड का भी एक ही फॉर्मूला होता है। मोड का फॉर्मूला होता है, देखो इसको कैपिटल जेड से अपन डिनोट कर सकते हैं, तो फॉर्मूला होता है L1 प्लस ये होता है देखो ये होता है आपका F1 माइनस एफ नोट होता है, ठीक है, अपोन में होगा 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 होता है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है।
क्लियर है। और मल्टीप्लाई एच, ये आपका फॉर्मूला होता है F1 माइनस एफ नोट अपॉन 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2, ये फॉर्मूला होता है। अपन नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। देखो दोस्तों, इसमें एक रिलेशन होता है, कभी कभी वो क्वेश्चन पूछ लेता है। रिलेशन होता है, देखो 3 मीडियन इक्वल टू 3 कैपिटल M का मतलब मीडियन हो गया, इज इक्वल टू Z प्लस 2x बार, ये होता है। ये एक रिलेशन होता है, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, आपको मीडियन दे दिया और मोड दे दिया, आपको मीन पूछ ले, ऐसा हो सकता है आपका रिलेशन, क्योंकि आपके MCQ क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आप उस अकॉर्डिंग आपके ये पूछ सकता है। ये 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2x बार है। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर है अपने पास, लास्ट चैप्टर है 15 जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में अपन पढ़ते हैं। देखो अब नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर अपने पास प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 15 है, चैप्टर नंबर 15 है। हाँ देखो, इसमें प्रोबेबिलिटी का आपको पता है, इसमें मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ, फॉर्मूला बिल्कुल ईजी है, आपको देखो ध्यान रखना है। इसको पी ई इससे डिनोट करते हैं। ई का मतलब इवेंट होता है, ई का मतलब इवेंट होता है, और पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है। एम अपॉन अपन एन लिख सकते हैं। एम अपॉन एन का मतलब आप समझ सकते हो, एम का मतलब होता है जिसे, देखो मैं आपकी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा। इन जो होता है, कोई भी अपने पास यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करा तो उसमें जो भी डाटा है ना, रैंडम वेरिएबल अपन वो मान सकते हैं। तो एन आ गया, टोटल जितने भी, जैसे 5 को फेंका अपन ने, 6 आया ना अपने पास, एक बार फेंकेंगे तो अब उसमें से जो भी अपन जिसकी भी प्रोबेबिलिटी बतानी ना, उसके नंबर ऊपर लिखे जाते हैं। उसके नंबर कहाँ लिखे जाते हैं? ऊपर लिखे जाते हैं, मतलब, और नीचे आपको टोटल नंबर लिखे जाते हैं। अब इसमें भी अलग अलग कंडीशन होती है। अगर आपका पीई, देखो अगर पीई अगर आपका 1 है तो इसका मतलब आपका जो इवेंट है वो श्योर है। इवेंट कैसा आपका? श्योर। इवेंट श्योर है, इवेंट श्योर है मतलब फिक्स है आपका, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। अगर प्रोबेबिलिटी आपका यहाँ पर 0 है तो इसका मतलब है आपका जो इवेंट है वो इम्पॉसिबल है। इवेंट आपका क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल है। ये किस कंडीशन में होगा? जब आपका ये 0 है। इसके बाद में एक रिलेशन होता है इसमें कि देखो यहाँ पर P और आपका E लिखा, और इसके ऊपर मैंने लिख दिया ना, इसका मतलब है नॉट नॉट ई, नॉट ई, और इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी नहीं बतानी अपन। नॉट ई, जो इवेंट ई है ना उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं, उस नोट यहाँ पर जो, सॉरी यहाँ पर लेना है इवेंट, नॉट इवेंट का मतलब होता है इवेंट जो हो रहा है उसके नंबर नहीं लेने, उसके अलावा लेने हैं। कैसे? जैसे दो बैग, एक बैग है, उस बैग में 2 3 4 गेंद है। जैसे ये तो लाल है, मतलब रेड मान लेते हैं, ये येलो मान लेते हैं, और ये ब्लू मान लेते हैं, ये है। अब आपसे पूछा जाए कि ब्लू नहीं की प्रोबेबिलिटी पूछनी, बी नोट, ब्लू नोट की पूछनी है अपन, नॉट ब्लू की अपन को प्रोबेबिलिटी बतानी, इसका मतलब इसको छोड़ के बाकी सबकी बतानी। तो ये 1 2 3 5 है, 5 अपॉन कितना है टोटल? 5 और ये 9 है, ऐसे बताना है। क्लियर है? तो इसके बाद में इसमें रिलेशन होता है प्रोबेबिलिटी ई की, इवेंट ई का, और पी ई नोट का, इनका दोनों का सम 1 होता है। इस बात का ध्यान रहे, यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है आपके MCQ में, ठीक है। इसके बाद में होता है, आपको ये ध्यान रखना है, जो प्रोबेबिलिटी है इवेंट ई, इसकी वैल्यू जो है ना हमेशा 0 से बड़ी या 0 की इक्वल हो सकती है। मतलब प्रोबेबिलिटी 1 0 हो सकती है और 0 से बड़ी होती है, कभी छोटी नहीं होती, और 1 के इक्वल हो सकती है, 1 से बड़ी नहीं होगी, इसके बीच में ये होता है। क्लियर है दोस्तों? तो ये मैंने वीडियो बनाया आपका पूरा इसमें। अब इसमें थोड़ा बहुत और रह गया है, जैसे आपको पता है ना, सिक्के कोइंस को अगर अपन टॉस कर रहे हैं तो कितना क्या आता है, उसका अपन अलग से वीडियो ले लेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर लीजिए वीडियो को, और चैनल से बने रहिए। मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए ये पूरे जो ऑल चैप्टर है उनका बेसिक्स और कॉन्सेप्ट, या सॉरी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले मैंने आपको लिखा है। तो आप इतना तो आप कर ही सकते हैं, चैनल को वीडियो को लाइक और शेयर कर ही सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।